हेलो दोस्तों, मैं गौहर रज़ा आपके साथ हूँ एडवा के निमंत्रण पर। तो सबसे पहले अपनी सारी अखिल भारतीय महिला समिति की सारी जितनी भी साथी हैं, उनके लिए एक क्रांतिकारी सलाम, एक इनकलाबी नमन। दोस्तों, मेरे लिए ये बहुत इज़्ज़त की बात है कि एडवा मध्य प्रदेश ने मुझे आज मौका दिया है आपसे बात करने का, मुझे अपने कुछ विचार आपके सामने रखने का। और इसकी वजह ये है कि मैं समझता हूँ कि अगर देश में इनकलाब आना है, अगर देश में बदलाव आना है, तो उसमें महिलाओं का जो रोल होगा, महिलाओं का जो योगदान होगा, उसके बिना मुझे नहीं लगता कि कम से कम हमारे देश में इनकलाब लाया जा सकता है। इसलिए आप सबको एक बार फिर इनकलाबी सलाम। मैं अब तक जो बातें करता रहा हूँ, वो ज़िंदगी में जो कुछ सीखा है, वो लेफ्ट जिसको हम कहते हैं वामपंथ की विचारधाराओं से ही सीखा है। मैं साइंस के विषय पर आज बोलने जा रहा हूँ, विज्ञान की बात करने जा रहा हूँ। और ऐसा लगता है कि जब हम विज्ञान की बात करें, तो सबसे पहले तो विज्ञान के नाम से ही थोड़ा-सा डर पैदा हो जाता है। उसके साथ-साथ एक इज़्ज़त पैदा हो जाती है वैज्ञानिकों के लिए कि वैज्ञानिकों ने दुनिया को बदलने में महान काम किए हैं। उनके नाम हमें याद होते हैं, कुछ के नहीं याद होते हैं, कुछ के मालूम होते हैं, कुछ के नहीं मालूम होते हैं। लेकिन ये मालूम होता है कि वैज्ञानिक जो हैं, वो कुछ अलग तरह के जानवर होते हैं, जो बहुत मुश्किल-मुश्किल चीज़ें करते रहते हैं। मैं ये समझता हूँ कि ख़ास तौर से देश की औरतों को ही नहीं, पूरी दुनिया की महिलाओं को विज्ञान से दूर रखने की एक साज़िश लगातार चलती रही है कई पिछली सदियों से। और इसलिए जब-जब महिलाओं ने कोई बहुत बड़ा काम किया है, एक तो उनको साइंस से दूर रखने की पूरी कोशिश की गई। वो चाहे स्कूलों में हो, कॉलेजेस में हो, यूनिवर्सिटीज़ में हो, या रिसर्च करने के वक़्त के ऊपर अनुसंधान में हो किसी। और आज भी दुनिया भर में जो महिलाओं की संख्या है और जो साइंस करती हैं, वो कहीं कम है मर्दों के मुकाबले में। तो इससे लगातार ये बताया गया, दुनिया भर को यकीन दिलाया गया, इंसानियत को यकीन दिलाया गया कि महिलाएं साइंस नहीं सीख सकती हैं, साइंस मर्दों का काम है और साइंस से दूर रहें। लेकिन हमेशा, हर सदी में कुछ ना कुछ औरतें ऐसी ज़रूर निकली हैं, जिन्होंने इन बंधनों को तोड़ा है और मर्दों को चैलेंज किया है कि हम ना सिर्फ विज्ञान समझ सकते हैं, बल्कि विज्ञान के भागीदारी भी हो सकते हैं और विज्ञान की नई राहें, नए रास्ते भी हम खोलने के लिए पूरी तरह से सक्षम हैं। मारी क्यूरी से लेकर के आज तक जो हमारे देश के अंदर अब कई महिलाओं ने अपना नाम बनाया है, इसरो के अंदर, इसरो के बाहर कई अनुसंधान ऐसे हैं जिनमें आज वो डायरेक्टर हैं। तो साइंस दूर नहीं है महिलाओं से, ना साइंस से डरने की ज़रूरत है और ना ही साइंस की अलग से कोई इज्जत करने की ज़रूरत
ज़रूरत इस बात की है कि हम साइंस, विज्ञान, ख़ास तौर से महिलाओं तक, ख़ास तौर से बच्चियों तक, ख़ास तौर से जवान औरतों तक पहुँचाने की कोशिश करें। इस शुरुआत के बाद जो बात मैं कहना चाहता हूँ, वो ये है कि साइंस को दूर रखने की साज़िश क्यों की गई? महिलाओं से दूर रखने की साज़िश क्यों रची गई? जब मैं ये सवाल पूछता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसकी एक वजह थी। ये जो पुरुष प्रधान समाज बना पिछले 8-10 हज़ार साल में, उस समाज ने औरतों को फैसले लेने से दूर रखा। महिलाओं को फैसला लेने से कि वो अपने बारे में, अपने ख़ानदान के बारे में, अपने समाज के बारे में, राजनीति के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में वो फैसला कोई लें, इस चीज़ से महिलाओं को, यानी इंसानी जानवर या जिसको हम मानवता कहते हैं, उसकी आधी आबादी को जिस तरह बहुत सारी और चीज़ों से दूर रखने की कोशिश की गई, उस तरह से फैसला लेना, आखिरी फैसला लेना, इसको मर्द का काम बना दिया गया। और इस तरह से अ, बहुत सारे दोस्तों ने जॉइन कर लिया है। बलिया की सीपीएम ने भी यूपी की, उन्होंने भी जॉइन किया है। अशोक पांडे जी लाल सलाम कह रहे हैं, मेरा आपको लाल सलाम। एक बहुत ज़बरदस्त इनकलाबी सलाम प्रीति जी, कॉमरेड प्रीति जुड़ी हुई हैं इस वक्त साथ। दीप्ति मिश्रा जी हैं उत्तर प्रदेश से, वो जुड़ी हुई हैं। बहुत सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। मुझे अपने दोस्तों के बीच में अ, अ, बहुत कॉन्फिडेंस आ गया है कि अब जो बात मैं कहूँगा वो दिल से निकलेगी तो दिल तक पहुँचेगी ज़रूर। दोस्तों, इसलिए दूर रखा गया ताकि वो फैसला ना लें और उनको धीरे-धीरे बिल्कुल उस तरह से कर दिया गया कि मर्द हर जगह एक गड़ेड़िया, शेपर्ड या जो भेड़ों को हाँकता है, वो रोल रखे समाज के अंदर, घर के अंदर, देश के लेवल के ऊपर या दुनिया के लेवल के ऊपर, और औरतें जो हैं वो फैसला ना लें, सिर्फ फैसले मानें। ये बात नहीं है कि जैसा मैंने कहा कि इन हदों को, इन सीमाओं को लगातार औरतों ने, लगातार महिलाओं ने तोड़ा है और बड़ी जाबाज़ी के साथ तोड़ा है, बहुत हिम्मत के साथ तोड़ा है और बहुत बड़ी-बड़ी कुर्बानियाँ भी दी हैं। अगर हम एक छोटी-सी चीज़ ले लें जो हमें बहुत छोटी-सी लगती है आज, कि हमारे देश में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार है। ये ऐसा लगता है कि इसमें कौन-सी ख़ास बात है? हर बार इलेक्शन आते हैं, हम जाते हैं, घर की औरतें भी जाती हैं, जाके वोट डाल के आ जाती हैं। ये जो सेलिब्रेशन है, ये जो उत्सव है डेमोक्रेसी का, इसमें ऐसा दिखाई देता है कि महिलाएँ बराबर की भागीदारी हैं। पर इतनी बराबर की भागीदारी, मैं अभी उस पर, आप उससे मुझसे ज़्यादा जानते हैं इसके बारे में, कि वो वोट भी उनका कितना जकड़ा हुआ है, कितना मर्दों के पंजे में होता है और घर के मर्द ये फ़ैसला लेते हैं कि कहाँ महिलाएँ वोट डालेंगी वगैरह-वगैरह। लेकिन उसको बहरहाल हम छोड़ देते हैं। वोट डालने का हक दुनिया में दूसरे देशों में महिलाओं ने बड़े-बड़े संघर्ष करके हासिल किया है। ये उन्हें आसानी से नहीं मिल गया। ये उन्हें वैसे ही थाली में रख कर के परोसा नहीं गया। हमारे देश के संविधान ने ज़रूर परोस दिया, लेकिन और दुनिया के जो देश कहते हैं अपने को कि वो लोकतांत्रिक देश हैं और उनका एक इतिहास है लोकतंत्र का, उन देशों ने भी पिछली सदी में ही
औरतों को वोट डालने का अधिकार दिया है। तो मैं सिर्फ यहाँ ये बात ज़हन नशी कराना चाहता हूँ कि औरतों को कोई भी अधिकार आसानी से नहीं मिलने जा रहा। सोचने के अधिकार के ऊपर पाबंदी लगाने की कोशिश होती है, लेकिन उससे बड़ी पाबंदी, उससे बड़ी जकड़न जो की जाती है, वो फैसला लेने के अधिकार के ऊपर की जाती है। और फैसला लेने के अधिकार पर क्योंकि एक अंकुश लगाना इस पुरुष प्रधान समाज के लिए ज़रूरी है, इस वजह से उन्हें साइंस से दूर रखने की भी कोशिश उसी का हिस्सा है। वो भी ज़रूरी हो जाती है क्योंकि साइंस की शुरुआत होती है सवाल पूछने से। जब हम ये सवाल पूछते हैं कि चीज़ें कैसे हमारे चारों तरफ घटती, तब फिर हमारी सोच शुरू होती है। तब फिर हम एक आज़ादी की तरफ कदम बढ़ाते हैं। जब हम ये जवाब तलाश करते हैं कि हमारे चारों तरफ, धरती के ऊपर, समाज में, ब्रह्मांड में दिन का निकलना, रात का होना, ये कैसे होता है? जब इस तरह का हम सवाल पूछते हैं, तो ये पहला कदम होता है आज़ादी की तरफ। ये पहला इनकलाबी कदम कोई बच्चा लेता है, वो मर्द हो, औरत हो, लड़की हो, लड़का हो, वो पहला कदम। और इस पहले कदम को ना लिया जाए या इस पहले कदम पे ही हमला किया जाए, इसके लिए पूरा का पूरा समाज बच्चे के पैदा होने से पहले ही तैयार हो जाता है। सर पे दुपट्टा रखो, आंचल, नजरें नीची, सवाल ज्यादा नहीं पूछती लड़कियां, हर बात में बहस नहीं करती, वगैरह वगैरह। ये सब हमारे समाज की सोच का एक हिस्सा है। और इसलिए बहुत जरूरी है लगातार, खास तौर से उन संगठनों के लिए जो इनकलाबी संगठन है, कि हम वैज्ञानिक, सिर्फ वैज्ञानिक जानकारी नहीं, हम वैज्ञानिक सोच नहीं खाली, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रचार प्रसार करें। दोस्तों, मैं ये समझता हूं कि अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं, अगर हम मजदूरों के हक के लिए लड़ रहे हैं, अगर हम किसानों के हक के लिए लड़ रहे हैं, अगर हम नौजवानों के हक के लिए लड़ रहे हैं, अगर हम छात्रों के हक के लिए लड़ रहे हैं, और अगर हम महिलाओं के लिए हक के लिए लड़ रहे हैं, तो हमारा रेवोल्यूशनरी काम अधूरा रह जाता है अगर हम उनके बीच वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात नहीं कर रहे। क्योंकि जब वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं होता, तो इनकलाब के रास्ते के ऊपर जो सवाल पूछने चाहिए, वो सही सवाल नहीं पूछे जाते। और अगर वो सही सवाल नहीं पूछे जाते, उनके जवाबों की तलाश नहीं की जाती, तो फिर हम इनकलाब की तरफ शायद अपने हिसाब से कदम बढ़ाते रह सकते हैं, लेकिन मंजिल तक पहुंचना बहुत मुश्किल होगा। मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो हमारी वो एसएफआई हो सकती है, एसएफआई हो सकती है, एआईएसएफ हो सकती है, डीवाई, जितनी लेफ्ट फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, खाली उन ऑर्गेनाइजेशंस का होना जरूरी नहीं है, वो भी बहुत जरूरी काम है, लेकिन उसके साथ साथ ये ऑर्गेनाइजेशंस वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर लगातार सवाल पूछते हुए आगे बढ़ें, तभी हम इनकलाब की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। हमें सिर्फ इस काम से, कि किसी महिला के ऊपर या किसी मजदूर के हक के ऊपर हमला हो रहा है, हम जो वैज्ञानिक चेतना है, जो इनकलाबी चेतना है,
उसके साथ खड़े होकर के, उस हमले को रोक करके, उस संघर्ष को चला करके कि उसके ऊपर दमन ना हो, हम इनकलाब की तरफ पूरी तरह से नहीं पहुंच सकते। हम इनकलाब की तरफ तभी पहुंच सकते हैं जब मानसिकता बदले और वो सवाल किया जाए कि किसी महिला के ऊपर इस समाज के अंदर क्यों दमन होता है। और जब हम ये सवाल पूछेंगे, जब भी हम इसका जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे, तब फिर हम ये भी बात सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये समाज और ये समाजी ढांचा महिला को उसके अधिकार दे ही नहीं सकता, मजदूर को उसके अधिकार दे ही नहीं सकता, किसान को उसके अधिकार मिल ही नहीं सकते, एक नौजवान को उसकी शिक्षा के बाद जरूरी नहीं है कि रोजगार मिले। और ये समाज अंबानी अडानी जैसे लोगों के बच्चों के लिए शिक्षा की जरूरत भी नहीं हो, उसके बावजूद उनकी जिंदगी आराम और आसाइश के साथ गुजरती रह सकती है। अगर हम ये सवाल नहीं पूछ रहे, तब फिर हम इनकलाबी कदम की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे, हम इनकलाबी राहें नहीं तलाश कर पाएंगे। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम लगातार वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जिसको हम अंग्रेजी ज़बान में साइंटिफिक टेम्पर कहते हैं, जो फ्रेज़ है, ये जो वाक्य है साइंटिफिक टेम्पर का, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू का दिया हुआ है। हमारे देश में इसका प्रचार प्रसार साइंटिफिक टेम्पर के नाम से सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि शुरुआत वहाँ से हुई। शुरुआत उससे कहीं पहले जो एक लंबी बहस है, लगभग 100 साल पुरानी, हमारे देश के अंदर जो मॉडर्न साइंस के आइडियाज़ आए, जो आधुनिक विचारधाराएं हमारे यहाँ बाहर से, दूसरे देशों से आई, उसके साथ साइंटिफिक टेम्पर की डिबेट, इसकी बहस शुरू हो चुकी। पर नेहरू का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसमें, और वो ये है कि उन्होंने इसकी कई खूबसूरत परिभाषाएं दी जो आम आदमी की समझ में आ सकती थी। पहली बात नेहरू ने ये कही कि साइंटिफिक टेम्पर यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है वो आजाद मनुष्य का दृष्टिकोण होता है। यानी मनुष्य जब तक आजाद ना हो अपनी सोच में, तब तक उसका दृष्टिकोण वैज्ञानिक नहीं हो सकता। एक जगह वो ये कहते हैं कि जो कुछ लेबोरेटरीज के अंदर, अनुसंधानों के अंदर, कार्यशालाओं के अंदर वैज्ञानिक करते हैं, वहां से वो तरीका जिसे हम वैज्ञानिक तरीका कहते हैं, चीजों के परखने का, वैज्ञानिक कसौटी कहते हैं, उसकी आधारशिला रखी जाती है। और हमारे पास जो विज्ञान का भंडार है वो धीरे धीरे बढ़ता रहता है, बदलता रहता है। ये भंडार और ये कसौटी जब हम अपनी जिंदगी पर लागू करते हैं, उन कार्यशालाओं की चार दीवारी के बाहर, तो उसको हम साइंटिफिक टेम्पर या वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहेंगे। एक और जगह नेहरू इसकी लंबी डेफिनेशन देते हैं, इसकी लंबी परिभाषा देते हैं, और वो कहते हैं कि ये साइंस का तरीक़ेकार है जो बहादुर है पर आलोचनात्मक है। जब सवाल पूछा जाए और जब जवाब तलाश किया जाए, तो अगर साइंटिफिक दृष्टिकोण है जो साइंस के तरीक़ेकार से निकल करके आया है, उसे न सिर्फ ये कि बहादुराना तरीके से वो सवाल और जवाब पूछने चाहिए, जवाब तलाश करने चाहिए, बल्कि उसे लगातार अपनी आलोचना करने की जरूरत होती है। उसके बिना नहीं हो सकता। आगे वो कह रहे हैं
कि ये रवैया है किसी चीज़ को तब तक ना मानने का जब तक उसे परख ना लिया जाए। ये बात नेहरू खाली नहीं कह रहे। ये बात इससे पहले बहुत सारे बहुत बड़े-बड़े फिलॉसफर्स कह चुके हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये रवैया है किसी भी चीज़ को तब तक ना मानने का जब तक इसे उसे परख ना लिया जाए। इस बात को हज़ारों साल पहले गौतम बुद्ध कह चुके हैं कि किसी बात को तब तक मत मानो, इसलिए मत मानो कि किसी बड़े आदमी ने कही है, तुमने पढ़ी है या किसी से सुनी है। जब तक खुद अपने दिमाग की कसौटी पर बात को परख ना लो, तब तक उसको उस पर यकीन मत करो। इसी डेफिनेशन में, इसी परिभाषा में आगे चल के कहते हैं, ये नए सबूत की रोशनी में पुरानी मान्यताओं को बदलने की सलाहियत है। तो अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण फैलाना है, तो हमें ये सलाहियत फैलानी पड़ेगी लोगों के बीच और खुद अपनी सोच का हिस्सा बनानी पड़ेगी कि हम अगर नए सबूत हमारे पास हों, तो हिम्मत के साथ ये बात कह सकें कि हम अपनी पुरानी मान्यताओं को बदलने के लिए तैयार हैं। मेरा मानना ये है कि नेहरू के ऊपर आज जो हमला हो रहा है इस देश के अंदर, लगातार आरएसएस की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उसकी असल वजह यह है कि नेहरू इस बात में यकीन रखते थे कि नए सबूत की रोशनी में पुरानी मान्यताओं को बदलने की सलाहियत पैदा हो इस देश के अंदर, और इसके लिए उन्होंने काम करने की कोशिश की। ये किसी पुरानी थ्योरी के बजाय परखे हुए सच पर भरोसा करने की आदत है। थ्योरीज बहुत सारी हो सकती हैं। हमें मालूम है कि हम कह सकते हैं चांद पे एक बुढ़िया बैठी है जो सूत कात रही। ये एक थ्योरी हो सकती है, लेकिन इस थ्योरी को जब तक परख ना लिया जाए, इस पर यकीन न किया जाए, ये है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। ये सोच की अनुशासन में रखने की सलाहियत है। यानी हम अपनी सोच को बिखरने ना दें, बल्कि साइंस की कसौटी के ऊपर, विज्ञान की कसौटी के ऊपर जब तक हम किसी थ्योरी को, किसी बात को, किसी मान्यता को परख ना लें, तब तक उसके ऊपर यकीन ना करें। आप खुद मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते होंगे कि हम सुबह से लेकर शाम तक अपने समाज पर अगर नज़र डालें, तो इनमें से हर एक चीज़ जो परिभाषा मैंने बताई, उसके ऊपर कितना ज़बरदस्त लगातार हमला होता रहता है। और ये हमला क्यों? ये समझना भी बहुत ज़रूरी है। मैं हर उस चीज़ को जो मान्यता के हिसाब से बिना परखे हुए लागू की जाती है, उसको गैर साइंसी, साइंस के खिलाफ, साइंस के विरुद्ध मानता हूं। अब अगर हम अपने समाज को देखना शुरू करें, तो जैसा मैंने कहा कि औरतों के कपड़े मर्दों से फर्क होंगे, मर्दों के कपड़े औरतों से फर्क होंगे। औरतें बड़े बाल रख सकती हैं, मर्द बड़े बाल नहीं रख सकते, चोटी नहीं रख सकते, जब तक कि वो ऋषि मुनि का भेष ना धारण कर लें। तब फिर उनकी इज्जत होती है, वही जटाएं रखने के लिए। आपने कितने ही ऐसे मौलवी देखे होंगे जिनकी जुल्फें यूं करके बिखरी रहती हैं टोपी के नीचे से, उनकी तब इज्जत होती है, क्योंकि वो धर्म का सहारा लेकर के
इस तरह की वेशभूषा बनाते हैं। पर अगर किसी आम आदमी से पूछिए, आम महिला से पूछिए, तो यही बात हम जानते हैं कि औरत के बाल बड़े होंगे, उसकी चोटी होगी, और मर्द की चोटी नहीं होगी। ये है एक मान्यता। क्या इसका कोई वैज्ञानिक आधार है? क्या इसके पीछे पसंद और नापसंद है खाली? क्या बुर्का पहनना और घूंघट काढ़ना, इस मान्यता के पीछे कोई साइंटिफिक आधार है या नहीं? और अगर नहीं है, इस नतीजे पर हम पहुंचे, तो फिर हमें हिम्मत होनी चाहिए कि हम अपनी पुरानी मान्यता को बदल सकें। कितना मुश्किल काम है, कह देना कितना आसान है, लेकिन सोचिए, एक गांव की महिला दूसरे गांव में जाती है शादी के बाद, और उसके बाद वो घूंघट नहीं रखती, तो उसके साथ क्या होगा? एक लड़का है जो लंबे बालों के साथ लड़की देखने के लिए जाता है, और उसने आंखों में काजल लगा रखा है आज के दौर में, और उसने वेशभूषा लड़कियों जैसी बना ली है अपनी। क्या होगा उसके साथ? ये कहना आसान है। जब हम करने की हिम्मत जुटाते हैं ऐसा कुछ, तब वो एक इनकलाबी कदम बनता है, तब वो सोच बदलता है, तब वो ये सवाल करता है कि ये समाजी ढांचा औरत को एक खास तरह से घर की चार दीवारी के अंदर क्यों बंद रखना चाहता है। दोस्तों, अगर आप मुझसे सहमत हैं इस डेफिनेशन को, इस अ, तारीफ को, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की परिभाषा को लेकर के, तो हम बात आगे बढ़ा सकते हैं। जब इस देश को आज़ादी मिली, तो उस वक्त वामपंथ बहुत मजबूत था, और इस देश के अंदर सबसे बड़ा और सबसे मजबूत योगदान वैज्ञानिक दृष्टिकोण को आवाम तक पहुंचाने का, मजदूर और किसान तक पहुंचाने का, महिलाओं तक पहुंचाने का, छात्रों तक पहुंचाने का, नौजवानों तक पहुंचाने का जो सबसे बड़ा काम अगर माने, तो मैं समझता हूं वामपंथ ने किया है। और इसके ऊपर सबसे बड़ा हमला लगातार हमें मालूम है कि रूढ़िवादी विचारधारा की जो ऑर्गेनाइजेशंस थी, जो संगठन थे, उनकी तरफ से लगातार इसके ऊपर हमला होता रहा। मैं कांग्रेस पार्टी को एक प्लेटफॉर्म की तरह से देखता हूं, उसमें सब तरह के लोग शामिल थे, बहुत रेडिकल विचारधारा के लोग शामिल थे, और बहुत रूढ़िवादी विचारधारा के लोग शामिल थे। और आज हमें दिखाई दे रहा है कि उस रूढ़िवादी विचारधारा के जो लोग हैं, किस तरह से उछल उछल के, कूद कूद के अपनी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन के पास जा रहे हैं। ये ड्रामा हमारी नस्ल को देखना पड़ रहा है, और आगे वाली नस्ल देखेगी। पर वामपंथ ने जो अपना रोल निर्धारित किया, उसमें आम लोगों तक, चाहे वो केरल की सरकारें हों जिनको गिराया भी गया लगातार, जिनके खिलाफ भयानक भयंकर साजिशें रची गईं, या बंगाल की सरकारें हों, दोनों तरफ, या उससे बाहर कम्युनिस्ट मूवमेंट रहा हो, वामपंथी विचारधारा रही हो, उसने बहुत बड़ा योगदान दिया है इस देश के अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण फैलाने का।
ये बात नहीं है कि सारे साइंटिस्ट और वैज्ञानिक जो हैं वो वामपंथी विचारधारा के साथ रहे हैं। ज़्यादातर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ज़्यादातर वैज्ञानिक रूढ़िवादी विचारधाराओं के साथ अपनी ज़िंदगी में रहे हैं। वो कुछ भी अपने अनुसंधानों के अंदर करते हैं, पर बाहर ज़्यादातर वैज्ञानिक जो हैं वो अ, अंधविश्वास तक में यकीन करने वाले अ, इंसानों की तरह से देखे जाते रहे हैं। लेकिन अगर हम देखें तो इस पूरे अ, बीच में हमने महान साइंटिस्ट पैदा किए हैं इस देश के अंदर, और उनमें से जितने महान साइंटिस्ट थे, ज़्यादातर कहीं न कहीं वामपंथी विचारधारा उनको ज़रूर छू करके गई थी। पीसी रे, एमएन साहा, पीएफ बोस, आशुतोष मुखर्जी, जेसी बोस, सीवी रमन, एसएस भटनागर, ओमी जहांगीर भाभा, विक्रम साराभाई, और आज के दौर तक लौट करके अगर आए तो अभी यू आर राव साहब जो गुजर गए, या प्रोफेसर यशपाल, या भार्गव साहब, ये सारे लोग जो हैं ये कहीं ना कहीं बहुत दृढ़ता के साथ लोगों के बीच वामपंथ के साथ खड़े होकर के वैज्ञानिक दृष्टिकोण लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते रहे। लेकिन दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि एक ऐसा तबका था जो इस देश के अंदर भ्रांतियां और अंधविश्वास फैलाने की पूरी कोशिश कर रहा था आजादी के बाद। इस बहुत बड़े तबके ने, मैं कहा करता हूं कि जब हम अनुसंधान मना रहे थे, जब हमारे पूर्वज जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण की विचारधारा रखते थे, वो वैज्ञानिक अनुसंधान बना रहे थे, यूनिवर्सिटीज बना रहे थे, स्कूल कॉलेजेस बना रहे थे, जहां साइंस बच्चे पढ़ सकें, सीख सकें, समझ सकें, और दुनिया भर के वैज्ञानिकों के साथ मिल करके साइंस को आगे बढ़ा सकें। वहीं पर इस देश के अंदर वो लोग मौजूद थे और ऐसी फैक्ट्रियां बना रहे थे जिनमें तरह तरह के अंधविश्वास पैदा किए जा रहे थे, और सिर्फ पैदा नहीं किए जा रहे थे, बेचे जा रहे थे समाज के अंदर। इनका एक मार्केट था और इनको पॉलिटिकल पावर्स का पूरा सहयोग मिला। हम देखते हैं कि 70, 80 और 90 के दशक में किस तरह से बाबाओं का उदय हुआ। बाबाओं का हाथ या तो राजनेताओं के ऊपर था जो आज गद्दी पर बैठे हुए हैं, या इन राजनेताओं का हाथ बाबाओं के सर पर था। और मैं बाबाओं की बात क्यों कर रहा हूं? मैं इसलिए कर रहा हूं कि इनमें से ज्यादातर बाबा भ्रांतियां और अंधविश्वास तो अलग अलग तरह से अलग अलग नाम पे फैला ही रहे थे, लेकिन इसके साथ कितने भ्रष्ट थे, बलात्कारी थे। इनमें से कितने ही तो अंदर बंद हैं, और कितने ही ऐसे हैं जिनको पॉलिटिकल पावर्स ने, पॉलिटिकल लीडर्स ने बचा के रखा हुआ है। एक बाबा तो दिल्ली आकर के सारे के सारे कानून तोड़ करके जमुना के तट के ऊपर अगली कई सदियों के लिए जमीन को खराब करके चले गए, और उनका बाल भी बांका नहीं हुआ, क्योंकि वो आज की पॉलिटिकल पावर्स के पास है, उनके करीब। कल तक वो कांग्रेस के साथ थे, अब वो इनके साथ है। तो ये जो 70, 80 और 90 का दशक है, इस बीच में जब हम कोशिश कर रहे थे इस बात की कि देश के अंदर ज्यादा से ज्यादा व्यापक तरीके से वैज्ञानिक दृष्टिकोण पहुंचे, तब ये बाबा कोशिश कर रहे थे इस बात की कि इनकी फैक्ट्रीज में करोड़ों करोड़ रुपया जमा हो,
करोड़ों लोग इनके भक्त बने और उन करोड़ों लोगों के साथ मिल करके पैसे का इस्तेमाल करके ये राजनेताओं के साथ सांठ-गांठ कर सके। इनमें से हर एक की सांठ-गांठ हमें राजनेताओं के साथ दिखाई देती है जो आज पावर में। हमारी नजरें कहीं चूक गई, खास तौर से इस ट्रेंड को देखने में। एक मजदूर की का इन बाबाओं का भक्त होना, इसके ऊपर हमारी नजरें नहीं थी। एक महिला का इनके यहां जाके भजन गाना और भक्ति करना, इसके ऊपर हमारी नजरें नहीं थी। हम कहीं चूक गए। ये बात नहीं है कि हमने इस देश को बदला नहीं। मैं सिर्फ एक प्रमाण देने की कोशिश करता हूं कि जब हमने जन विज्ञान जत्था किया, जब वामपंथ ने की अगुवाई में इस देश में जन विज्ञान जत्था हुआ और हम करोड़ों लोगों तक साइंस का के मैसेज लेकर के पहुंचे, उसके बाद ही इस देश की पिछले 4000 साल की तारीख बदली, 4000 साल का इतिहास बदला। 4000 साल से इस देश के लोगों ने, क्योंकि वो उन भ्रांतिकारियों के, उन अंधविश्वासियों के असर में थे, इसलिए न चंद्र ग्रहण देखा था, न सूर्य ग्रहण देखा था। पहली बार 90s में लोग बड़े पैमाने पर उठे, बाहर निकले और उन्होंने सूर्य ग्रहण को का होना अपने अंदर एक उत्सव की तरह से मनाया। ये बदलाव का एक प्रमाण है। मैं जानता हूं, मेरी रिसर्च इसी एरिया में है कि धीरे धीरे अवाम के अंदर लगातार वैज्ञानिक दृष्टिकोण बढ़ता रहा है और उसमें सबसे बड़ा योगदान लेफ्ट का है, वामपंथ का है। लेकिन हमसे बहुत सारी चूक हुई हैं और हमें, क्योंकि साइंटिफिक दृष्टिकोण कह रहा है कि बहादुराना आलोचनात्मक दोनों होना जरूरी है, इसलिए हमें अपनी आलोचना भी लगातार करते रहना चाहिए। दोस्तों, अभी एक सर्वे जो मैंने दोस्तों के साथ मिलकर के किया, उसमें क्या हुआ, मुझसे कहा गया था कि कोरोना के बारे में मैं जरूर बात करूं। जहां तक कोरोना का सवाल है, इस महामारी ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया। बहुत सारे देशों को तहस नहस कर दिया। हमारे देश को भी बहुत कुछ झेलना पड़ा है। हमारे देश की गरीब जनता को ऐसा कुछ झेलना पड़ा है जिसका असर कई नस्लों तक चलेगा। लेकिन इस बीच में इन बाबाओं के मुंह बंद रहे हैं। उन मुल्लाओं के मुंह बंद रहे हैं जो अंधविश्वास फैला रहे थे। उन पंडों के मुंह बंद रहे हैं जो लगातार अंधविश्वास फैला रहे हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि उनके अपने मुंह के ऊपर ढाटा लग गया था। शुरुआत में कोशिश की गई, आपको ये भूलना नहीं चाहिए कि इस देश में उन लोगों ने जो लगातार अंधविश्वास फैलाते रहे, उन लोगों ने ये कोशिश की थी कि लोगों से कहें, आवाम से कहें कि जब तुम गौमूत्र पियोगे तो बच जाओगे, जब तुम अपने बदन के ऊपर गोबर का लेप कर लोगे तो बच जाओगे। उन्होंने कोशिश की थी कि थाली बजाओ और ताली बजाओ, कोरोना पे असर पड़ेगा, ऐसे अंधविश्वास फैलाए जाएं। उन्होंने ये कोशिश की थी कि मिर्चें और नींबू टांगोगे तो सब कुछ ठीक रहेगा। पर क्या आवाम ने इस बात को माना? इस देश की जनता ने इन बातों को माना? हमें साफ दिखाई देता है, नहीं माना। इन सारे अंधविश्वासों को इस बीच में आवाम ने नकार दिया। आवाम ने वो किया जो उनसे वैज्ञानिक कह रहे थे। कम से कम दिल्ली में मुझे आज सैकड़ों और हजारों दुकानें दिखाई देती हैं
जहाँ सैनिटाइज़र लगा हुआ है। आप जाएं, अंदर जाने से पहले दुकान के उस सैनिटाइज़र से दबा करके निकलेगा, हाथ साफ करें, अंदर जाएं। लोगों ने कोरोना से बचने के लिए साबुन से ज़्यादा हाथ धोया है। ठेले वाले और फेरी वाले गौमूत्र की शीशी हाथ में रख के नहीं घूम रहे थे, बल्कि वो सैनिटाइजर्स की शीशी साथ लेकर के घूम रहे थे। हमें मालूम है कि आज इस देश के अंदर ये बात साइंटिस्ट ने कही थी कि मुंह के ऊपर मास्क लगाओ, तब खतरा कम हो सकता है, और लोगों ने ऐसा ही किया, अवाम ने ऐसा ही किया। ये बात अलग है कि बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थियरीज फैलाने की कोशिश की गई, लेकिन क्या जनता ने वो थियरीज मानी? ये आपका एक्सपीरियंस खुद बता सकता है इन सवालों के जवाब। लेकिन जो आंकड़े हैं वो बता रहे हैं कि 80 से 90% और 96% तक इन सारी भ्रांतियों को लोगों ने नकार दिया। ये वामपंथी विचारधारा के लिए मैं समझता हूं एक बहुत बड़ा अवसर है, ये समझने का कि जब अवाम के पास ऑप्शन हो कि वो भ्रांतियों को माने, वो अंधविश्वास की तरफ बढ़े या वो विज्ञान की तरफ जाए, जब ये ऑप्शन हो सामने, तो हमारे देश की जनता का 96% कम से कम हिस्सा अंधविश्वास को नकार करके आगे बढ़ता है विज्ञान को साथ लेकर के। ये बड़ा अवसर है एडवा के लिए, क्योंकि मीडिया ने ये जरूर दिखाया कि औरतें बड़े लेवल पर शामिल हुई हैं करुणा देवी का भजन गाने के लिए, पर वो मीडिया में हो रहा था। आपको और मुझे ये यकीन होना चाहिए कि जो आंकड़े बता रहे हैं उसमें ज्यादातर महिलाओं ने ऐसी सारी भ्रांतियों को नकार दिया। लेकिन जो बात मैं कह रहा था शुरुआत में, जो सवाल मैंने उठाया था कि ये पुरुष प्रधान समाज जो हमें फांसीवाद की तरफ लगातार खींचता है, ले जाता है, उस समाज के अंदर औरतों को फैसला लेने से दूर रखा जाता है और उनकी किस्मत मर्द तय करते हैं। इस बात को आप मुझसे कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं, पर इससे आगे जो समझने की बात है वो ये है कि अगर देश की महिलाएं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लैस नहीं की जाएंगी तो उनके सामने कौन सा रास्ता बचता है? उनके सामने हम सिर्फ एक ही रास्ता छोड़ते हैं, जो अंधविश्वास का रास्ता है। और इसीलिए महिलाओं के ऊपर यह लगातार इल्जाम लगाया जाता है कि महिलाएं ज्यादा अंधविश्वासी होती हैं। अगर हम देखें तो हमें यह पता लगता है कि वो लोग देश के अंदर जो अपने फैसले खुद नहीं कर सकते और ऐसे व्यवसाय में होते हैं जिस व्यवसाय में फैसला आसान नहीं होता, सट्टा बाजार में जो लोग होते हैं वो ज्यादा अंधविश्वासी होते हैं, क्योंकि उनकी किस्मत यूं करके बदल सकती है। हमें मालूम है कि वो लोग जो दुकानें चलाते हैं उनके कारोबार में कभी भी बदलाव आ सकता है। इसलिए अंधविश्वास ऐसे लोगों का, वो बच्चा जो एग्जाम देने जा रहा है, साल भर वो अंधविश्वासी हो ना हो, लेकिन जिस दिन एग्जाम देने जा रहा है, इम्तिहान देने जा रहा है, उस दिन जरूर वो या तो गाय तलाश करता है कि उसको घास खिला करके जाऊं, मुझे अच्छे नंबर आएंगे, या वो अपने ऊपर कहता है कि कुरान की कुछ आयतें फूंक दो मेरे ऊपर,
या 2 रकत नमाज ज़्यादा पढ़ो, मेरे नंबर अच्छे आएँगे, वगैरह वगैरह। इनको अंग्रेज़ी ज़बान में हम कहते हैं कि जो वल्नरेबल है ज़्यादा, जिसको ज़्यादा खतरा है, आगे आने वक़्त में क्या होगा नहीं मालूम है, वहाँ अंधविश्वास ज़्यादा पनपता है। अंधविश्वास में एक ख़ास बात है जिसके साथ हमारी लड़ाई बहुत ज़रूरी और बड़ी मुश्किल संघर्ष की लड़ाई है। और वो लड़ाई ये है कि मेरा अंधविश्वास जो है, वो तो मेरी मान्यता है, वो तो मेरा यकीन है, वो तो मेरा धर्म है, वो मेरा मज़हब है। और दूसरे की विश्वास जो हैं, वो अंधविश्वास है। ज़्यादातर हमारी इंडिविजुअल सपोर्ट जो हमारी सोच है, इन्फिरादी तौर पर अलग-अलग इंसान की हैसियत से, उसमें दूसरे के अंधविश्वास को अंधविश्वास कहना बहुत आसान हो जाता है। यानी अपने घर में दाल में जो छोंक लगता है, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। उस पे यकीन होता है यही सही तरीका है। और दूसरे के घर में लगता है, उसमें बदबू दिखाई, उनके यहाँ ठीक नहीं लगता। बिल्कुल यही होता है अंधविश्वास के साथ। मेरे बाबा जो हैं वो तो ज्ञानी हैं। वो हमेशा सच बोलते हैं। वो बड़े महान आदमी हैं। उनके पास चमत्कार है, वो चमत्कार कर सकते हैं। दूसरे के बाबा ढोंगी हैं, अज्ञानी हैं, पैसा लूटने वाले हैं, वगैरह वगैरह। ये चीज सबसे ज्यादा खतरनाक है और ये हमें बांटती है। ये इंसान, घर, समाज और पूरे के पूरे नेशन को ये बांटने का आधार बनती है। इससे लड़ाई सबसे ज्यादा मुश्किल है और इससे लड़ाई सिर्फ तब लड़ी जा सकती है जब हम न सिर्फ ये कि महिला समिति के अगर मेंबर हों तो महिला समिति की मेंबर की हैसियत से, एक इंसान की हैसियत से, एक महिला होने की हैसियत से, एक मेंबर होने की हैसियत से और उस पूरी की पूरी महिला समिति की तरफ से वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपने अंदर रखें और उसका प्रसार प्रचार लगातार करते रहें। ये लड़ाई तभी जीती जा सकती है जब हम इंडिविजुअल लेवल पर बदलने के लिए तैयार हों। हम ये बहस करने को तैयार हों कि कौन से सवाल उठाए जाएं और किन सवालों के जवाब को किस तरह से तलाश किया जाए। इसके लिए जाहिर है कि वैज्ञानिक जानकारी जरूरी होती है। थोड़ी बहुत वैज्ञानिक जानकारी की हमें हमेशा जरूरत पड़ती है। न्यूटन्स के लॉज अगर देखना है तो हमें पढ़ लेने की जरूरत है, वो बहुत आसानी से समझ में आ सकते हैं किसी की। लेकिन अगर हम सिर्फ उस जानकारी पे रुक जाएंगे कि सेरेडॉन खाने से सर का दर्द खत्म हो जाता है, तो फिर हम गहरे सवाल नहीं पूछ पाएंगे, क्योंकि वो भी एक अंधविश्वासी धार्मिक विचारधारा की तरह से हमारे दिमाग का हिस्सा बन जाएगी, हमारी सोच का हिस्सा बन जाएगी। जरूरत है वैज्ञानिक दृष्टिकोण की, जिसमें हम ये कल कह सकें कि नहीं, ये दवा कल तक ठीक करती थी, आज इससे बेहतर दवा आ गई है, ये गलत है। या कोई सर के दर्द की दवा
हर सर के दर्द को खत्म नहीं कर सकते। ये होगा वैज्ञानिक दृष्टिकोण। और इसीलिए तब हम कह पाएंगे कि जिस तरह से मल्टीनेशनल्स आकर के हमारे देश के अंदर खास तौर से महिलाओं को एक्सप्लॉइट कर रही हैं अपने एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए, उसको चैलेंज करना भी हमारी जिम्मेदारी का हिस्सा बन जाएगा। हम ये सवाल पूछेंगे उठ करके कि इस देश के मजदूर ने खून पसीने से झोलियां भरी हैं इस देश के सरमायादारों की। कम से कम पिछले 47-70 साल में हमने ये देखा है कि नौजवानों को ऑलमोस्ट जबरदस्ती गांव से निकाल कर शहरों की तरफ धकेल दिया गया, जहां वो बुरे हालात में रहे और उन्होंने टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी इन सरमायादारों की झोलियां भरी, इनको दुनिया के सबसे ज्यादा अमीर लोगों में शामिल करवा दिया। और जब कोरोना का कहर आया तो इन्होंने कहा कि हम अपनी दौलत, जो इनकी दौलत नहीं थी, जो देश की दौलत थी, जो उस गरीब आदमी की दौलत थी, पैदा की हुई दौलत थी, जो गांव से निकल करके शहर में कोलियों में रह रहा था, एक कमरे के अंदर 10, 12, 15 लोग रह रहे थे, उनसे कहा अब हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, वापस जाओ अपने गांव, मरते हो तो मरो, लॉकडाउन हो गया है, फैक्ट्री बंद है, हम तुम्हारी कोई जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं। यही इस फैशिस्ट गवर्नमेंट ने किया मजदूरों के साथ। एक तरफ मजदूरों के हकों के ऊपर जबरदस्त हमले शुरू हो गए, क्योंकि वो आवाज नहीं उठा सकते थे, इसलिए इन्हें लगा ये सही वक्त है हमला करने का। दलितों के ऊपर हमले हुए, आदिवासियों के हकों पे हमले हुए, महिलाओं के ऊपर, उनके हकों के ऊपर इसी बीच हमले हुए। एक तरफ ये क्रिया चल रही थी और दूसरी तरफ हम कह रहे थे कि उन गांवों में जो पहले ही गरीब थे, जिस गरीबी की वजह से छोड़ करके एक नौजवान गया था बंबई, चेन्नई, दिल्ली, कलकत्ता, इन सारी जगहों के ऊपर वो इसलिए छोड़ के गया था कि उसके गांव में गरीबी थी, वरना किसे अपना घर छोड़ना पसंद होता है। उससे हमने कहा कि वापस उस गरीब गांव में जाओ, हम तुम्हारा बोझ उठाने को तैयार नहीं। ये सवाल उठेगा अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण होगा लोगों के बीच में। और मैं एक बात आखिर में आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जो आपने बहुत बार सुनी होगी, बहुत बार शायद कही होगी, और वो ये है कि अगर एक महिला के अंदर दृष्टिकोण आता है जिसे हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहते हैं, तो वो पूरे एक खानदान के अंदर आता है, पूरे एक कुटुंब के अंदर आता है, वो उसके बच्चों के अंदर आता है, वो लड़की हो या लड़के हो। और जब वो बड़े होकर के देश के नागरिक बनते हैं तो वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ देश के नागरिक बनते हैं। और अगर मर्द को बदला जाए और उसके अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण आ जाए तो सिर्फ उसी तक सीमित रहता है। इसलिए ज़रूरत इस बात की है, और मुझे पूरा यकीन है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का सबसे बुलंद झंडा एडवा के पास होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशानी मुल्क की आधी आबादी को है। उसको ही कोशिश की गई है सदियों से कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से दूर रखा जाए, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा बंधन है, और इसलिए वहाँ पर
बदलाव के चांसेस भी सबसे ज़्यादा वहीं हैं। वहीं से इनकलाब उठेगा। एक बार फिर इनकलाबी सलाम आप सबके लिए, बहुत मोहब्बत के साथ। अगर कुछ सवाल हैं तो मैं, क्योंकि अभी पढ़ नहीं पाऊँगा, इसलिए उनका जवाब भी नहीं दे पाऊँगा, पर बाद में ज़रूर मैं हर सवाल तक जाऊँगा, हर कमेंट तक जाऊँगा और आपको ज़रूर जवाब देने की कोशिश करूँगा। क्योंकि साइंस के पास सारे जवाब कभी नहीं होते। ये सिर्फ़ बाबाओं के पास सब जवाब होते हैं, साइंटिस्ट के पास सब जवाब नहीं होते हैं। हमारे पास ज़्यादा सवाल होते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया मुझे इतनी देर सुनने का।